Students, yesterday we have started the chapter that is two stories about flying. Flying के ऊपर two stories थी जिसमें की first story थी his first flight that we have already completed. Now this is the second story that is the black aeroplane. Actually, this story is about a person who was traveling or who was driving an aeroplane and he was lost in the clouds and suddenly a aeroplane comes and help him to get out of that cloud and but that aeroplane was diminished मतलब बाद में जो है वो गायब हो जाता है कहाँ हो जाता है नहीं पता so that's why इस स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन तो इस स्टोरी को जो नरेट करने वाले पर्सन है वो खुद पायलट है जो उस एरोप्लेन को ड्राइव कर रहे हैं The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. तो यहाँ पे वो जो पर्सन है जो पायलट है वो बता रहे हैं कि मतलब वहाँ पे उन्होंने स्काई का जो डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे जो मून है वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मतलब पीछे से जो मून है वो अब आ चुका है उसके ऊपर जो स्टार्स है वो पूरा टाइम शाइन कर रहे हैं क्लियर स्काई में और वहां पर एक भी क्लाउड नहीं है एक भी बादल नहीं है एंड ही वॉज हैप्पी to be alone high up above the sleeping countryside. Sleeping countryside मतलब ऐसा लग रात का टाइम है जो कंट्री है वो पूरी सो चुकी है और वो है I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. So यहाँ पे जो पर्सन वो बता रहे हैं एरोप्लेन जिसका नाम डकोटा है वो उसको फ्लाई कर रहे हैं ओवर फ्रांस मतलब वो जो कंट्री है कंट्री का नाम फ्रांस है उस कंट्री के ऊपर फ्रांस के ऊपर वो ट्रैवल कर रहे हैं और कहाँ के लिए जा रहे हैं इंग्लैंड के लिए जा रहे हैं I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. 1:30 in the morning मतलब जब रात का 12 बजे मतलब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो 1:30 है वो उस टाइम की बात कर रहा है तो यहाँ पे प्लेन में बैठे ही बैठे वो ड्रीम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो शायद से हॉलीडे के लिए अपने घर पे जा रहे हैं तो ही वॉज हैप्पी कि अब वो अपना हॉलीडे जो है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे और देन वो अपनी वॉच में देखते हैं तो वॉच में 1:30 टाइम हो रहा था दैट इज 1:30 AM I should call Paris control room, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. सो यहाँ पे जो पेरिस कंट्रोल मतलब फ्रांस में जो पेरिस है तो यहाँ पे जो पायलट है वो सोचते हैं कि मुझे पेरिस कंट्रोल में कॉल करके एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहिए जैसे कि एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन द फ्रंट ऑफ मैं मतलब जैसे ही वो नीचे की तरफ देखते हैं एरोप्लेन से तो उनको दिखाई देता है कि मतलब जो बड़ी सी सिटी है उसकी लाइट्स नजर आ रही है तभी उनको ख्याल आता है कि उनको पेरिस कंट्रोल कॉल करके इन्फॉर्म कर देना चाहिए तो वो रेडियो को स्विच ऑन करते हैं वो रेडियो को स्विच ऑन करते हैं और बताते हैं पेरिस कंट्रोल बोलते हैं ना हेलो पेरिस कंट्रोल वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कहाँ से वो कॉल कर रहे हैं डकोटा DS 088 हियर कैन यू हियर मी और वो इन्फॉर्म करते हैं आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर और ये कह के वो अपना जो रेडियो है वो डिस्कनेक्ट नहीं अभी डिस्कनेक्ट नहीं किया है मतलब वो अपना जो सेंटेंस है वो कंप्लीट कर चुके हैं और ओवर करके रुक जाते हैं So the voice from the radio answered me immediately. DS 088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS 088, over. तो यहाँ पे जो रेडियो से सामने की तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है तो वो उनको कंफर्म करते हैं हाँ ही कैन हियर हिम और वो बताते हैं यू ऑट टू का मतलब मैंने शायद आपके ऊपर बताया था ऑट टू का मतलब होता है कि तुमको ऐसा कर मतलब ऐसा करना चाहिए तो वो उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करना है You ought to turn 12 degrees west now, DS 088 over. तो सामने से जो पेरिस कंट्रोल से आवाज आती है वो उसको सजेस्ट करते हैं कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करने की जरूरत है
I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. सो वो यहाँ पे अपना मैप चेक करता है और कंपास चेक करता है और उसका जो सेकंड स्विच ओवर टू सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक जो बचा था उस पर स्विच करता है क्योंकि उसका शायद से पहला वाला फ्यूल टैंक है वो खत्म हो चुका होगा तो लास्ट फ्यूल टैंक पर स्विच करता है और डकोटा जो कि उसका एरोप्लेन है उसको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ इंग्लैंड की तरफ टर्न कर देता है. I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. इंग्लिश ब्रेकफास्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑब्वियसली वो इंग्लैंड को जा रहा है तो इंग्लैंड की जो नेशनल लैंग्वेज है दैट इज नोन एज इंग्लिश. तो यहाँ पे वो ड्रीम कर रहे हैं कि वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपने फैमिली के पास पहुंच जाएंगे एंड ही विल बी हैविंग अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. जो फ्लाइट है वो इजी है कंफर्टेबल है ऐसा वो सोच रहे हैं अभी. Behind me. When I saw the clouds, storm clouds, they were huge. अब अचानक से उसके सामने ना ब्लैक कलर के क्लाउड्स आ जाते हैं जो क्या कहलाते हैं स्टॉर्म क्लाउड्स मतलब तूफानी बादल वहां पे आ चुके हैं मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि तूफान आने वाला है एंड दे वर ह्यूज. जो क्लाउड्स थे वो काफी बड़े थे लेकिन अब वो जहां पर पहुंच चुका है वो ऑलरेडी पेरिस को 150 किलोमीटर पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुका है. They looked like black mountains standing in front of me across the sea. अब ये जो huge storm clouds थे वो बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स की तरह लग रहे थे जो उसके सामने आके जैसे कि खड़े हो गए. I knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब यहाँ पे जो पायलट है वो बता रहे हैं कि वो जानते हैं कि वो इन बादलों के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते उनके ऊपर क्रॉस करके नहीं जा सकते और उनको ये भी पता था कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो किसी और डायरेक्शन में टर्न होके फिर वो इंग्लैंड पहुंचे. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. तो वैसे देखा जाए तो जो पायलट है वो सोच रहे थे कि उनको शायद से पेरिस की तरफ वापस चले जाना चाहिए लेकिन वो घर जाना चाहते थे और घर पर अपनी फैमिली के साथ जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है वो लेना चाहते थे. इसलिए आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. तो यहाँ पे जो पायलट है वो सोचते हैं कि मुझे ये रिस्क ले लेना चाहिए और वो क्या करते हैं जो उनका ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है वो उसको स्टॉर्म के बीच में से ले जाते हैं. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. अब जैसे वो क्लाउड्स के अंदर जाते हैं कि सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली क्लाउड्स काफी ह्यूज थे और स्टॉर्म वाले क्लाउड्स थे. तो एकदम से जैसे वो क्लाउड में से निकलना चाह रहे थे सडनली ब्लैक हो जाता है एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन क्योंकि ऑब्वियसली पूरे सराउंडिंग्स में ब्लैक ही ब्लैक छाया हुआ था तो वो एरोप्लेन से बाहर कुछ भी कर रहे थे. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड इन द एयर. तो अब जो एरोप्लेन है वो एयर में ट्विस्ट होना स्टार्ट हो गया है जस्ट बिकॉज की उन क्लाउड्स की वजह से. आई लुक्ड एट द कंपास. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. अब वो कंपास की तरफ देख रहे हैं लेकिन कंपास जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि क्लाउड्स के बीचों बीच है वो तो जो कंपास है पूरी तरीके से घूमने लग गया है. इट वॉज डेड. इट वुड नॉट वर्क. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. आई ट्राई द रेडियो. जैसे कि कंपास डेड हो चुका था वैसे बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी डेड हो चुके थे. दैन जो पायलट है वो रेडियो के लिए ट्राई करते हैं. Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. मतलब यहाँ पे वो पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करने की कोशिश है जो रेडियो है वो भी डेड हो चुका है. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. So अब ना तो रेडियो वर्क कर रहा है ना कंपास वर्क कर रहा है. उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर है क्योंकि वो कुछ भी आसपास नहीं देख पा रहे हैं और वो उस स्टॉर्म में पूरी तरीके से खो चुके हैं. Then in the black clouds,
क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। अब देखिए एक पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये सारे जो घने घने बादल हैं ब्लैक कलर के, और इसी के पास उनको एक और एरोप्लेन नजर आता है, ये वाला। तो जस्ट उसके पास, उनके पास में उनको अपना एक और एरोप्लेन नजर आता है। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉक। अब उस एरोप्लेन में कोई भी लाइट्स नहीं है उसके विंग्स पे, मतलब एरोप्लेन के विंग्स पे, बट वो जो नरेटर है वो उस एरोप्लेन को देख पा रहे हैं। आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉक, नेक्स्ट टू मी मतलब जैसे उसके बगल। I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. अब जो नरेटर है वो दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट है, उसका एरोप्लेन का पायलट था, वो भी इस नरेटर को देख पा रहा था। और जो नरेटर है वो उस दूसरे पर्सन को फ्लाइट में देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तो वो जो दूसरे प्लेन का जो पायलट है, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, मतलब वो हाथ से कुछ सिग्नल देते हैं और वेव करते हैं, मतलब हाथ हिलाते हैं कि मैं तुम्हारे जस्ट बगल में हूँ। सो वेव करते वक्त वो कहना चाह रहे हैं फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, मतलब हाथ से जो उन्होंने जेस्चर दिया है, सिग्नल दिया है वेव करके, तो वो सिग्नल ये था कि वो नैरेटिव को फॉलो करने के लिए बोल रहे थे कि वो उसको फॉलो करे। He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. अब यहाँ पे जो नरेटर है वो ये सोच रहे हैं कि शायद उनको पता है कि मैं इस स्टॉर्म में खो चुका हूँ, तो इसलिए जो दूसरे प्लेन के पायलट है वो नरेटर को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, so that it would be easier for me to follow him. तो प्लेन था क्योंकि जो डकोटा है, पायलट क्या कर लेटर क्या कर रहा था, उसको नॉर्थ डायरेक्शन में ले जा रहा था। तो इसे जो दूसरे एरोप्लेन में जो पायलट बैठा हुआ था वो भी अपना एरोप्लेन क्या करता है, नॉर्थ की तरफ टर्न कर लेते हैं। अब वो डकोटा के फ्रंट में है, फ्रंट में फ्लाई कर रहे हैं ताकि जो नरेटर है वो इजी तरीके से उस प्लेन को फॉलो कर सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो बता रहे हैं कि वो बहुत खुश है कि वो एक स्ट्रेंज ओबीडियंट चाइल्ड का मतलब यहाँ पे है कि इसके चाइल्ड को जब भी कोई कुछ कहता है और चाइल्ड बिना कुछ आर्ग्यू करे हुए किसी भी बात को फॉलो करता है, तो वैसे उसी बच्चे की तरह नरेटर भी क्या कर रहे थे, वो करने लगे थे और उसके पीछे पीछे फ्लाई कर रहे थे। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. अब वो बता रहे हैं कि जब से वो उस एरोप्लेन को फॉलो कर रहे थे, हाफ एन आवर जो है वो स्पेंड हो चुका है और वो अभी भी उस आगे क्लाउड में थे। Enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि डकोटा में सिर्फ थोड़ा सा ही फ्यूल बाकी है जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 और 10 मिनट ही ट्रैवल कर पाएगा। I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. अब यहाँ पे जो नरेटर है उनको फिर से डर लगने लगता है क्योंकि डकोटा जो है वो 5 और 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल लेगा, तो ऑब्वियसली अगर फ्यूल खत्म हो गया तो शायद से जो प्लेन है वहीं पर गिर जाएगा। तो जो नरेटर है उनको फिर से ही फील्स फ्राइटेंड अगेन, दैट मीन्स उनको फिर से डर लगने लगता है। बट तभी जो दूसरा एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ जाने लगता है और नरेटर भी क्या कर रहे हैं, उस स्टॉर्म के थ्रू उसको फॉलो करते हुए नीचे की तरफ चले जाते हैं। Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of light in front of me. और अचानक ही वो क्लाउड से, मतलब जो स्टॉर्म वाले क्लाउड से उससे बाहर निकल आते हैं। वहां से बाहर निकलते टाइम वो देखते हैं कि आगे उनको टू स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है जिसपे लाइट जल रही है। ये एक्चुअल में क्या था, रनवे क्या होता है जिसमें एरोप्लेन क्या करते हैं, या तो लैंड होते हैं या फिर उसी की हेल्प से फ्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज रनवे। रनवे एंड एयरपोर्ट एंड आई वाज सेफ। तो उसको समझ में आ जाता है कि जब उनको टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन दिखाई दी, उस पर लाइट जल रही थी, उनको समझ में आ जाता है ये एक रनवे है और वो एक एयरपोर्ट है एंड आई वाज सेफ।
I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. अब जब वो क्लाउड से बाहर निकल आए हैं तो वो उस एरोप्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसको वो फॉलो कर रहे थे, जिसको वो चेज कर रहे थे, लेकिन वो अचानक ही गायब हो जाता है। उस स्काई में वो एरोप्लेन कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। देयर वॉज नथिंग देयर। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मतलब ब्लैक एरोप्लेन वो कहीं जा चुका था और नरेटर उस एरोप्लेन को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। I landed and was going to walk away from the old Dakota control tower. वहाँ पर लैंड हो जाते हैं, वो रनवे दिखाई देता है, वहाँ पर वो लैंड हो जाते हैं और वो ओल्ड डकोटा को छोड़ के कंट्रोल टॉवर की तरफ जा रहे हैं। I went and asked a woman in the control center where I was. तो वहाँ पे कंट्रोल सेंटर पे एक woman बैठी हुई होती है और वो उनसे जाकर वहाँ पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ पर लैंड किया है, मतलब ये कौन सा एयरपोर्ट है। और वो जो दूसरा पायलट था looked at me very strangely and then laughed। और जो विमेन है वो नरेटर को देखती है और वो हंसने लगती है। Another aeroplane up there in this storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the one only one I could see on the radar। अब रडार क्या है? ये एक सिस्टम होता है जो किसी भी स्पेस क्राफ्ट को या प्लेन को डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा स्पेस क्राफ्ट कहाँ पर अभी ट्रैवल कर रहा है, उसका डिस्टेंस, डायरेक्शन वगैरह सब बता देता है। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है रडार, ठीक है। तो वहाँ पे जो विमेन बैठी हुई है उसका कहना है कि कोई भी एरोप्लेन आज की रात अभी स्काई पे फ्लाई नहीं कर रहा था, सिर्फ आप ही का एक ऐसा एरोप्लेन था जो रडार डिटेक्ट कर पा रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? तो अब ये क्वेश्चन नरेटर के मन में अराइव होता है कि अगर कोई दूसरा पायलट अभी ऊपर ट्रैवल नहीं कर रहा था तो किस पर्सन ने मुझे हेल्प किया जब मेरे पास कंपास और रेडियो फ्यूल कुछ भी नहीं था। तो कौन सा पर्सन था जिसने मुझे सेफली यहाँ पर लैंड करवाया? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट? मतलब एक क्वेश्चन है उसके मन में कि फिर वो दूसरा पायलट कौन था जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन पे ट्रैवल कर रहा था और जो स्टॉर्म में फ्लाई कर रहा था उस एरोप्लेन पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन क्यों नाम दिया गया? जस्ट बिकॉज वो एक मिस्ट्री रह गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। I will take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? तो क्या रिस्क था? रिस्क था कि उस स्टॉर्म के अंदर ट्रैवल करना जबकि वो 150 किलोमीटर ऑलरेडी पेरिस को, मतलब कि फ्रांस को बिहाइंड पीछे छोड़कर आ चुका है। तो रिस्क था उसमें ट्रैवल करना और वो ये रिस्क इसलिए लेना चाहता था क्योंकि उसको अपनी फैमिली के पास पहुंचना था और एक फैमिली के साथ वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था। Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm। जैसे ही वो स्टॉर्म के अंदर जाता है सब कुछ ब्लैक हो जाता है, वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है। रेडियो, कंपास, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो वर्क करना बंद कर देते हैं। सडनली उसको फील होने लगता है कि फ्यूल टैंक भी जो है वो खड़ा है और वो उसको हेल्प करने की बात करता है, मतलब सिग्नल्स देता है और वो उसके आगे आगे ट्रैवल करता है और जो डायरेक्टर है उसको चेज करने लगता है, मतलब उसका पीछे उसको फॉलो करने लगता है। कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद, मतलब हाफ एन आवर स्पेंड होने के बाद उसको समझ में आता है कि जो फ्यूल है टैंक में खत्म होने वाला है। अब उसमें सिर्फ इतना फ्यूल बचा है कि सिर्फ 5 और 10 मिनट और वो फ्लाई कर सकता है। लेकिन सडनली क्या होता है, जो ब्लैक एरोप्लेन होता है वो नीचे की तरफ जाने लगता है तो डायरेक्टर भी उसको फॉलो करते हुए नीचे जाता है, क्लाउड से वो बाहर निकल आता है। ये था उसका एक्सपीरियंस। Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? डकोटा, तो यहाँ पे नटर ऐसा क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज उनको फिक्र नहीं है कि डकोटा को छोड़ के सीधे पहले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में कहाँ पहुंच चुके हैं। What made the women in the control center look at the narrator strangely? जस्ट बिकॉज कि विमेन ऑलरेडी रडार में डिटेक्ट कर चुकी थी कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ नरेटर का प्लेन ही रडार डिटेक्ट कर पा रहा था, कोई और अदर प्लेन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। और जो नरेटर है वो विमेन से उस एरोप्लेन और उस पर्सन के बारे में बात कर रहा था जो ऑलरेडी फ्लाई कर रहा था। तो इसलिए विमेन यहाँ पे स्ट्रेंजली लुक दे रही थी उसको, क्योंकि रडार ने सिर्फ एक ही प्लेन डिटेक्ट करा था, कोई सेकंड प्लेन वहां पे ट्रैवल
नहीं कर रहा था। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? आपको क्या लगता है नरेटर को किसने हेल्प किया होगा? जस्ट बिकॉज कह सकते हैं उसके जो इल्यूजन्स थे, उसकी जो पॉजिटिव थिंकिंग थी कि वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था, तो उसके जो अंदर अंदर के इंस्टिंक्ट्स थे, इंस्टिंक्ट्स मतलब जो हमारी अंदर की आवाज होती है ना, वो हमारे सामने काफी इल्यूजन्स ला के खड़ा कर देती है। तो हमारी जो अंदर की आवाज होती है ना, वही है उसने मतलब जो उसके अंदर के इंस्टिंक्ट्स थे, इंस्टिंक्ट, जो अंदर के उसके इंस्टिंक्ट्स थे, उन्हें उसको डायरेक्शन दिया और उसने हेल्प किया। बाकी आप अपने व्यूज अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ये थे आपके इसके क्वेश्चन। बेटा कल वाले चैप्टर में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर कर लीजिए।